हेलो एवरीवन। आज बीएमसी का फोर्थ चैप्टर कंक्रीट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे और टेस्ट सीरीज के थ्रू कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, द कॉमन एडमिक्सचर यूज टू एक्सलेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट इज जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ बिटुमेन एंड इनर्ट मटेरियल, बाय प्रोडक्ट ऑफ बिटुमेन। तो इनिशियल सेट को एक्सलेट करने के लिए हम कौन सा एडमिक्सचर यूज करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। CaCl2 क्या करता है? CaCl2 जो है वो सेटिंग प्रोसेस को क्या करता है? इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका सेटिंग टाइम जो होती है वो कम हो जाता है। सेटिंग टाइम मतलब टाइम टू हार्ड कंक्रीट। तो CaCl2 रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। जैसे इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इस प्रकार के सीमेंट का यूज हम करते हैं कोल्ड वेदर कंडीशन में, कोल्ड वेदर कंडीशन में, या जहाँ पे अर्ली रिमूवल ऑफ फार्म वर्क, अर्ली रिमूवल ऑफ फार्म वर्क इज रिक्वायर्ड। ओके, तो कैल्शियम क्लोराइड और अदर भी एक्सलेटिंग एजेंट है, जैसे कि आपका हो जाएगा Na2SO4 NaOH। अदर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे एक्सलेटर के? Na2SO4 NaOH। और हमें पता है जिप्सम जो CaSO4 होता है, ये क्या करता है? रिटार्ड कर देता है, रिटार्ड द सेटिंग प्रोसेस। ओके, जिसके कारण क्या होती है, सेटिंग टाइम क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, सेटिंग प्रोसेस को रिटार्ड कर रही है और सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जा रही है। प्रोसेस एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड एक्सलेट करने के लिए। राइट आंसर बी। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स। देखिए, वर्केबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आते हैं, इसलिए हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं कैसे कैसे वर्केबिलिटी इफेक्ट होती है। ओके, कौन कौन से फैक्टर वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं सीमेंट के कंक्रीट को? ठीक है, तो लिखते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे और इफेक्ट ऑन वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो पहला है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट का क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब जैसे वाटर कंटेंट आपका बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो ये वाटर कंटेंट बढ़ा तो वर्केबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ये आप देखिएगा, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो नहीं है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है। ठीक है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब जैसे ये बढ़ता है तो वर्केबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। ओके, तीसरा आपका एग्रीगेट साइज, एग्रीगेट साइज, इसका कैसा रिलेशनशिप है? इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब जैसे जैसे एग्रीगेट साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सरफेस एरिया जो होगा वो वेटेड सरफेस एरिया क्या होगा? लेस होगा, एंड पेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सरफेस इज लेस। तो लुब्रिकेट करने में जो आपका सीमेंट पेस्ट होगा कम रिक्वायर्ड होगा, और वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। शेप ऑफ एग्रीगेट, फोर्थ फैक्टर हो जाएगा आपका शेप ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का शेप, अभी मैंने साइज बताया, अगर अब शेप कैसा हो, ये देखिए, इसके लिए क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं। जैसे कि एंगुलर और फ्लेकी एग्रीगेट है तो उसमें क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होती है। एंगुलर एंड फ्लेकी
aggregate, they have large surface area, large surface area। कुल मिला के एक ही सरफेस एरिया देख रहे हैं, तो सरफेस एरिया जैसे लार्ज होगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, लेस वर्केबल, सो लेस वर्केबल। लेकिन अगर राउंडेड एग्रीगेट देखें तो क्या होगा, राउंडेड एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट में क्या होगा कि सरफेस एरिया क्या होगी, लेस होगी, लेस सरफेस एरिया। तो सीमेंट पेस्ट क्या होगी, कम रिक्वायर्ड होगी लुब्रिकेशन के लिए, तो मोर वर्केबल होगी, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्थ हो गया, फिफ्थ आ गया सरफेस टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर। तो सरफेस टेक्सचर के साथ कैसा है, स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा, स्मूथर द सरफेस, वर्केबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, वर्केबिलिटी विल इंक्रीज, जितना द स्मूथ होगा उतना द वर्केबिलिटी होगी। नाउ सिक्स्थ फैक्टर क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग का मतलब समझते हैं ना कि कौन कौन से शेप का साइज होगा, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जैसे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होंगे मतलब सही प्रकार के उसमें होंगे, कोई एक प्रकार का एग्रीगेट नहीं होगा। वेल ग्रेडेड होगा तो क्या होगी, मोर वर्केबल होगा, मोर वर्केबल होगा। ओके, एडमिक्सचर का क्या इफेक्ट है, सेवंथ पॉइंट एडमिक्सचर। एडमिक्सचर के साथ क्या है, प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स क्या करेंगे, इंक्रीजेज वर्केबिलिटी। ओके, तो ये हो गए सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट एंड वाटर कंटेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो से वर्केबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है। सही आंसर क्या होगा, मोस्ट पूछा है, वैसे तो सारे से अफेक्ट होता है, इसलिए मोस्ट लगाएंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज, अभी मैंने पहले ही बताया जस्ट पहले क्वेश्चन में कि कैल्शियम सल्फेट मतलब CSO4 जिसे बोलते हैं जिप्सम, क्या करता है, रिटार्डर की तरह होता है, एक्ट एज एन रिटार्डर। ओके, एयर एंट्रेनिंग एजेंट के बारे में अभी आपको बताऊंगा, एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या करते हैं, वो वर्केबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर देते हैं, ओके, और स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन, कंक्रीट जो होता है अपने स्ट्रेंथ का मैक्सिमम पार्ट कब अटेन करता है, फर्स्ट वीक में, क्योंकि वो देखा जाए तो कंक्रीट 99% स्ट्रेंथ अचीव करता है 28 डेज में, लेकिन 2/3 ऑफ द 28, जो 28 डेज में स्ट्रेंथ अटेंड किया उसका 2/3 स्ट्रेंथ मतलब 66% उस पहले हफ्ते में अटेंड कर लेता है स्ट्रेंथ। ओके, तो कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन फर्स्ट वीक, 1 वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, 28 डेज में 99 और 7 डेज में 66%। M20 grade concrete implies that strength of 15 centimeter cube at 28 days of curing shall be M20, 20 क्या है, M is the mix और 20 is the characteristic strength, 20 मेगा पास्कल है, 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड है, FCK कब मेजर करते हैं, 28 डेज स्ट्रेंथ पे, डेज पे। ओके, इसमें कोई सोचना नहीं है।
कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन। अब देखिए कॉम्पेक्शन से क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, डेंसिटी होती है, कॉम्पेक्शन से होता क्या है, कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट रिमूव इन ट्रेप्ड एयर, जो उसमें एयर फंस चुके होते हैं उसको रिमूव करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, ओके, और ड्यूरेबिलिटी, ये तीनों ही इंक्रीज कर जाती हैं। एक चीज़ बता देता हूँ कि 5% वर्ड्स अगर हो कंक्रीट में और 10% वर्ड्स कंक्रीट में हो तो क्या होती है कि स्ट्रेंथ जो होती है आपकी डिक्रीज कर जाती है। कितने परसेंट से, 5% के कारण 30% से रिमूव करती है, और 10% वर्ड्स हो तो 60% से स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। ओके ओके, तो कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन सेग्रीगेशन नहीं, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नहीं, इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को इंक्रीज करती है, सी आंसर हो जाएगा। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन कंक्रीट एज पर IS 5456 1978। यहाँ देखिए 1978 पूछा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से मिनिमम ग्रेड होते हैं। अगर आपसे बोला गया है कि IS 456 1978 है, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगी, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो क्या हो जाएगी, M15। लेकिन यहाँ पर IS 456 2000 बोले होता है तो क्या होती है, M20 हो जाता है। ओके, उसी प्रकार प्री स्ट्रेस में देख लेते हो, प्री स्ट्रेस में, प्री टेंशनिंग में कितना होता है, प्री टेंशनिंग में M40 यूज करते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग में कितना यूज करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में M30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 456 1978 क्या हो जाएगा, M15 ए आंसर से हो जाएगा। अगर 2000 लिखा होता तो M20 यूज करते हैं। 2000 से 20 याद रखे, 1978 15। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट, तो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा वाटर मॉइस्चर कंटेंट से, तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी और स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, रिड्यूस द स्ट्रेंथ, आंसर हो जाएगा। हर a given degree of hydration, the effect of increasing water cement ratio in concrete, इंक्रीज परमेबिलिटी, डिक्रीज परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो से इंक्रीज करने से कैपिलरी जो वाटर होते हैं या कैपिलरी पोर्स होती है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो कैपिलरी पोर्स इंक्रीज करेगी तो क्या होगी, परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ए आंसर हो जाएगा। ओके, the value of VB time for low workability as per Indian standard is prescribed as, ये देखिए इसका हमें पता है कि वर्केबिलिटी के 3 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ओके, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी की डिग्री क्या है, ओके, कंसिस्टेंसी क्या होगी, स्लम, वर्केबिलिटी का एक टेस्ट होता है स्लम, MM में मेजर करेंगे, ये एक फील्ड टेस्ट है स्लम टेस्ट, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। फिर कॉम्पेक्शन फैक्टर, कॉम्पेक्शन फैक्टर से कैसे इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी, एंड वीबी टाइम, वीबी टाइम ये भी एक सेकंड में होगा,
ओके, और उसका यूज कहाँ पे करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली लो, फिर वेरी लो, उसके बाद लो, मीडियम हो, फिर हाई हो। लो, मीडियम एंड देन हाई। कंसिस्टेंसी क्या होगी, मॉइस्ट अर्थ, ओके, वेरी ड्राई, फिर ड्राई और प्लास्टिक, ड्राई होगा, प्लास्टिक होगा और सेमी प्योर। इस पर कंसिस्टेंसी होगा कंक्रीट का, ओके। तो स्लम्प जो होगा, स्लम्प एक हाइट होती है, उसमें मेजर करते हैं, बताएंगे कौन कौन सा। अगर एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी हो, बिल्कुल से लो, एक्सट्रीमली लो, तो स्लम्प आपका 0 mm होगा। अगर वेरी लो हो तो 0 से 25 mm के बीच में स्लम्प होगा। अगर ड्राई लो हो तो 25 से 50, फिर मीडियम में 50 से 100 mm हो जाएगा, और 100 से 175 mm हो जाएगा। कॉम्पैक्शन फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर का वर्केबिलिटी से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्लम्प का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ओके। अगर वेरी लो है तो कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.65 से 0.7, 0.7 से 0.8 वेरी लो होने पे, फिर 0.8 से 0.85, 0.85 से 0.95, फिर 0.95 से 1। लेकिन वीबी टाइम का क्या होगा, वीबी टाइम का भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप होगा। वेरी लो है तो वर्केबिलिटी वीबी टाइम आपका ज़्यादा होगा, 20 सेकंड होगा। एक्सट्रीमली लो है तो, अगर वेरी लो तो 12 से 20 हो जाएगा, फिर 6 से 12 हो जाएगा, फिर 3 से 6 सेकंड हो जाएगा, फिर 0 से 3 सेकंड हो जाएगा। देखिए, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर, और वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प, ओके। वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प यूज करते हैं, और वेरी लो के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर यूज करते हैं, ओके। और कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी टाइम इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनका वर्केबिलिटी से। अब एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी हो तो कहाँ पे यूज करेंगे इस सीमेंट को, हम यूज करेंगे प्री कास्ट पेविंग स्लैब में, प्री कास्ट पेविंग स्लैब्स, ओके। एक्सट्रीमली लो, अगर वेरी लो तो रोड में, रोड्स जहाँ पे पावर वाइब्रेटर यूज होगा, ओके, पावर वाइब्रेटर, ओके। अगर लो वर्केबिलिटी हो तो मास कंक्रीटिंग, मीन्स लाइट इनपुट्स, जहाँ पे लाइट रिइंफोर्स्ड सेक्शन रोड्स होंगे, लाइट रिइंफोर्स्ड सेक्शन रोड्स, ओके। यहाँ पे हैंड वाइब्रेटर होगा, हैंड वाइब्रेटर, ओके। अगर मीडियम हो तो वहाँ पे फ्लैट वर्केबिलिटी, तो फ्लैट स्लैब्स में यूज करेंगे, ओके। रिइंफोर्स हेवली रिइंफोर्स सेक्शन, हेवी हेवी रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो, ओके। यहाँ पे मैनुअल वाइब्रेटर होगा, ओके। अगर
हाई वर्केबिलिटी हो तो उसका यूज करेंगे आरसीसी विद कंजेस्टेड reinforcement आरसीसी विद कंजेस्टेड reinforcement मतलब कैन नॉट बी वाइब्रेटेड। ओके, तो ये तो होगी जो आपको याद करना है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वीबी टाइम लो वर्केबिलिटी में क्या होगी, देख लीजिए आप। वर्केबिलिटी कैसी है आपकी लो, वीबी टाइम कैसी होगी 6 से 12। देख लीजिए 6 से 12 किस में आता है, 2 से 5, 5 से 10, ये आ रहा है 5 से 10, 6 से 12। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। और एक कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो वर्केबिलिटी। मैंने अभी जस्ट बताया था कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो से इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो डिक्रीज इन वर्केबिलिटी। अच्छा, डिक्रीज इन वर्क एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, अच्छा तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है तो वर्केबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम रिटार्डर की तरह यूज करेंगे। ओके, कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन इंक्रीज इन डेंसिटी, अभी बताया था। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट 20 डेज पे, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पे। M20 मतलब 20 मेगा पास्कल। कंक्रीट अटेन मेजर पार्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ इन 1 वीक, ये मैंने बता दिया। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट गेज इज 20 मेगा पास्कल, इसको बोलते हैं 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 आ जाएगा जिसको। द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज से क्या इफेक्ट है इसको देखना जरूरी है। तो इस proportional to water content, proportional to cement content, increase with the age of concrete। ओके, तो ये बता देता हूँ श्रिंकेज का कैसे कैसे इफेक्ट करता है। श्रिंकेज और क्रीप दोनों का बता देता हूँ। श्रिंकेज एंड क्रीप, ओके, इंक्रीजेज, श्रिंकेज एंड क्रीप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, कौन कौन सा है, पहला हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो, दूसरा सीमेंट कंटेंट, तीसरा टेम्परेचर, फिर एयर एंट्रेनमेंट। तो ये दोनों श्रिंकेज और क्रीप इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा ये चारों रेशियो, ये चारों फैक्टर आपके इंक्रीज करेंगे तो श्रिंकेज एंड क्रीप इंक्रीज करेंगे। बट श्रिंकेज एंड क्रीप डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन, कब डिक्रीज करेगा, विद इंक्रीज इन एज, एज ऑफ कंक्रीट। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके, एंड वॉल्यूम डिवाइड बाई सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था कि आरसीसी के चैप्टर में श्रिंकेज कैसे कैसे होता है। श्रिंकेज का मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज करना है ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। श्रिंकेज मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो जिसके कारण क्या होती है, श्रिंकेज होती है। इसमें मैंने बताया था कि प्लास्टिक श्रिंकेज होती है, प्लास्टिक श्रिंकेज।
प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होती है? अगर लॉस ऑफ वाटर जो बाय एवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय evaporation, okay, from the surface of concrete, okay। फिर ड्राइंग सिंकेज बताया था आपको, ड्राइंग सिंकेज ये मैंने बता रखा है आपको आरसीसी के चैप्टर, मतलब सीमेंट लाइम मोटर जब पढ़े थे तभी बताया था। ये क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर, दिस श्रिंकेज अगर ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ जेल पोर्स, जो जेल पोर्स में वाटर होता है उसके लॉस से। ओके, और एक टेम्परेचर सिंकेज ये बताया था, टेम्परेचर सिंकेज बताया था। टेम्परेचर सिंकेज क्या था? जैसे सीजनल एंड डेली वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, सीजनल एंड डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, इसके कारण भी श्रिंकेज होता है। एक होता है कार्बोनेशन श्रिंकेज, ओके। तो जब जो कार्बोनेशन श्रिंकेज क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट कर लेता है कंक्रीट का COH कोल्ड वाइज, तो CO3 बन जाता है, जिसके कारण क्या होती है? श्रिंकेज टेक्स प्लेस, श्रिंकेज हो जाता है, ओके। तो मैं बता देता हूँ कि श्रिंकेज जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज करेगा तो श्रिंकेज हाई हो जाएगा, ओके। सीमेंट कंटेंट इंक्रीज करेगा तो श्रिंकेज हाई हो जाएगा, ओके। श्रिंकेज के बारे में कुछ और भी बात बता देता हूँ आपको। एक होता है श्रिंकेज डिफरेंशियल श्रिंकेज बोलते हैं, ओके। डिफरेंशियल श्रिंकेज, डिफरेंशियल श्रिंकेज कब होता है? ड्यू टू अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ RCC बार। श्रिंकेज के बारे में दो पॉइंट और है कि ये दिस इज टाइम डिपेंडेंट, श्रिंकेज इज कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, ओके, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड नहीं करता, ओके। उसी प्रकार क्रीप भी आपका टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, और जबकि क्रीप क्रीप भी आपका टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, और ये डिपेंड करता है स्ट्रेस लेवल पे, डिपेंड ऑन स्ट्रेस लेवल। तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा था वो बता देता हूँ। श्रिंकेज इन कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट, हाँ श्रिंकेज अगर वाटर कंटेंट है तो ज़्यादा बढ़ जाता है। सीमेंट कंक्रीट भी बता दिया, और एज के साथ ही बता दिया मैंने, ओके। ऑल ऑफ द अबव आंसर, ओके।
यहाँ पे लग रहा है मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया आपको, देखता हूँ। ये जो एज का पॉइंट है ये मैंने गलत बता दिया, ठीक है। एज के साथ श्रिंकेज इंक्रीज कर रही है, ठीक है। श्रिंकेज कैसे कैसे इंक्रीज करता है? श्रिंकेज वाटर कंटेंट हो तो इंक्रीज करता है, ज़्यादा हो वाटर कंटेंट बढ़ा दो, सीमेंट बढ़ा दो तो ये सीमेंट कंटेंट ये वाला में बताया था, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, एयर इंटरनमेंट के साथ बढ़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो के साथ बढ़ता है, वही वाटर के साथ और एज के साथ भी बढ़ता है। तो इन सबके बढ़ने से श्रिंकेज की बढ़ती है, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वैल्यूम बाई सरफेस एरिया के बढ़ने से श्रिंकेज डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, आईएस कोड है स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। 99% करती है, अटेंड करता है, 100% नहीं, ओके। द कंक्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफिकल्टी is to obtain a smooth finish is known process। स्मूथ फिनिश ऑब्टेन करने में दिक्कत होती है तो क्यों होती है? देखिए, जब कंक्रीट आपका हार्ड हो जाएगा, सेग्रीगेशन तो होता है कि जैसे कि कोर्स सेग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट डिफरेंट सेपरेट हो जाते हैं कंक्रीट से, वो नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है। हार्डनेस के कारण जैसे जैसे कंक्रीट हार्ड हो जाएगा, स्मूथ फिनिश ऑब्टेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी आंसर। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, ओके। हम स्ट्रेंथ के बारे में बता देते हैं, ये बार बार पूछा तो जो जो फैक्टर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं कंक्रीट के वो पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, पहला जो है वो है वाटर सीमेंट रेशियो, ओके। वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो नहीं लिखा है। सीमेंट एग्रीगेट रेशियो इंक्रीज करेगा तो क्या होगी? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सरफेस एरिया, अब बताइए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वर्केबिलिटी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट है, सॉरी, ओके। सरफेस एरिया के साथ क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लार्जर सरफेस एरिया होगी तो हमें हायर वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड होगी, जिसके कारण क्या होगी? हायर वाटर सीमेंट रेशियो जिससे बढ़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं विल रिक्वायर हायर वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, ओके। लार्जर सरफेस रिक्वायर हायर वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ अपने आप डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। फोर्थ क्या जाएगा? सरफेस टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर के बारे में क्या है? सरफेस टेक्सचर आपका रफ होगा तो बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, ओके। कॉम्पैक्शन, तो
कॉम्पेक्शन से तो बताया था कि डेंसिटी एयर और स्ट्रेंथ, डेंसिटी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। कॉम्पेक्शन इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट डिपेंड करने के बाद कहा जाता है इससे ऑल ऑफ द अबव, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। मैंने बता रखा है कि अगर स्लम्प की दे रखा है स्लम्प कितना है तो कौन कौन सा कंसिस्टेंसी होगी या किस पर कंक्रीट होगा। ओके, ड्राई होगा, अर्थ मॉइस्ट होगा, सेमी प्लास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा। देख लेते हैं क्या हमने बताया था आपको। देखिए 6.5 सेंटीमीटर पूछ रखा हो, ये एमएम में देखा 6.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, एमएम में हो जाएगा 65 एमएम। 65 एमएम देखिए यहाँ पे 50 से 100 में, तो कौन सा कंसिस्टेंसी आपकी प्लास्टिक क्या हो जाएगी। कंक्रीट हैविंग स्लम्प 6.5 सेंटीमीटर मतलब 65 मतलब प्लास्टिक हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज नोन एज। सेग्रीगेशन पढ़ा होगा आपने, ब्लीडिंग पढ़ा होगा। ओके, तो इसी प्रकार बताता हूँ कि जो ब्लीडिंग होती है उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वाटर, और सेग्रीगेशन होती है जो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट सेंड जो वाइब्रेट करने पे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग। एक चीज आता है, एक टर्म आता है, वो बता देता हूँ मैं आपको। ब्लीडिंग तो हो गया, सेपरेशन ऑफ वाटर, सीधे सीधे बात में याद करते हैं, सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट से। ओके, एक टर्म होता है कि लाई लेटेंस। ओके, एल आई एल ए आई टी ए एन सी, लेटेंस। लेटेंस का मतलब होता है व्हेन वाटर कम्स अप विद सीमेंट पार्टिकल, ब्लीडिंग के समय होती है, पार्टिकल्स टू द सरफेस, टू द surface is called latency। ओके, ब्लीडिंग के समय होता है, ये याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ए आंसर, ब्लीडिंग। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन नोन एज, आगे ना सेग्रीगेशन। ओके, आंसर सी हो जाएगा। द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, अच्छा, वर्किंग ऑफ सैंड, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसका प्रोपोर्शन किस पे डिपेंड करेगा। देखिए जैसे बल्किंग ऑफ सैंड, जैसे बल्किंग ज़्यादा होगी तो क्या होगी, बल्किंग कब होता है, ठीक है, बल्किंग सैंड में ही होता है। ओके, तो जो मॉइस्ट सैंड होती है एक ड्राई सैंड होती है, तो मॉइस्ट सैंड की वैल्यूम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ज़्यादा हो जाएगी क्या हो जाएगा, उससे बोलते हैं बल्किंग ऑफ सीमेंट। तो मॉइस्ट सैंड के केस में आपको, आप कम सैंड लेंगे तो वहाँ पे भी प्रोपोर्शन आपका क्या हो गया, अफेक्ट कर गया बल्किंग के कारण। वाटर कंटेंट के साथ तो अफेक्ट करता है क्योंकि स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों अफेक्ट करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन से भी हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तीनों का इफेक्ट पड़ता है कि प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट कैसे कैसे लेंगे। अगर बल्किंग होती है तो उस पर भी इफेक्ट करता है, वाटर कंटेंट पे भी और वाटर एब्जॉर्प्शन पे भी। ओके, तो डी आंसर आर ऑफ द M20 प्रोपोर्शन पूछ सकते हैं, सबको बता देता हूँ, उसके बाद M20 का अपने आप पता चल जाएगा। M10 हो तो M10, M15, M20, M25 and M30. Okay, 1:3:6, 1:2:4, 1:1:3, 1:1:2, 1:2:4। ठीक है, 15 और 30 वाला सेम है, 15 और 30 वाला सेम है। ओके, तो 120 का पुश M20 का पुश करें तो क्या हो जाएगा, 1:1:3, सी आंसर हो जाएगा। To prevent segregation, the maximum height for placing concrete. तो segregation ना इसके लिए क्या करेंगे, place the concrete at the height of 1.5 मीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया। To prevent the segregation, we drop the concrete from a height 1.5 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो सेग्रीगेशन होने लगेगा। तो 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर, सी आंसर हो जाएगा। While compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump should not exceed। तो ये याद रखिए कि जब कॉम्पैक्शन करते हैं मैकेनिकल वाइब्रेटर से तो स्लम्प जो होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm हो गया। ओके, स्लम्प शुड नॉट एक्सीड 5 सेंटीमीटर मैकेनिकल वाइब्रेटर केस में, ये आंसर हो जाएगा। कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज अनसुटेबल हो जाएगा बाय वाइब्रेटर से इफ इट इज, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, प्लास्टिक स्टेट में मैंने बताया था कि वाइब्रेटर नॉट रिक्वायर्ड, जो क्योंकि प्लास्टिक स्टेज में क्या हो गया, सेग्रीगेशन होने का चांसेस हो जाएगा। ये मैंने आपको टेबल में भी लिखा रखा है, तो आंसर हो जाएगा डी। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट गेट्स। अब देखिए कंक्रीट के गेट होते हैं, उसको बता देता हूँ। अगर ऑर्डिनरी है, स्टैंडर्ड है, ग्रेड है ऑफ कंक्रीट, ओके, और हाई स्ट्रेंथ। तो यहाँ कौन कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट आएंगे, M10 टू M20, M25 टू M55, और यहाँ पे M60 से M80। ओके, ऑर्डिनरी को हम ये भी बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। M10 से 20 में क्या होती है, नॉमिनल मिक्स भी होते हैं, नॉमिनल मिक्स। तो आज क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है देखते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट एंड ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या हो जाएगा, M10 टू M20, तो M40 तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, 25 तो आ भी सकता है लेकिन M20 तो आएगा नहीं। वैसे हमें जो IS 456 ने M20 तक ही दे रखा है। ओके, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट गेट्स M40। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड एट 28 डेज में, सबको पता है FC के।
स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर बताया वर्केबिलिटी के लिए। श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशियो। ओके, इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है। लेट सीमेंट ओके प्रॉपर कंक्रीट मिक्स। फोर चारों ऑप्शन सही है आल ऑफ द अबव। ओके, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। ये फ्लोटिंग, स्केटिंग, ट्रॉलिंग और फिनिशिंग क्या है, सारे स्टेप बताता हूँ। पहला है आपका स्केटिंग। स्केटिंग में क्या करते हैं हम, जो एक्सेस कंक्रीट होते हैं टॉप सरफेस पे उसको रिमूव कर देते हैं। स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग ऑफ excess concrete to bring the top surface up to proper grade. It's called grading. इसकी कर क्या हो गया, and it removes humps and hollows of uniform concrete surface. Okay, तो रिमूविंग हम्प्स एंड hollows of uniform concrete surface क्या हो गया, स्प्रेडिंग। फ्लोटिंग क्या होती है, फ्लोटिंग क्या होती है बता देता हूँ। फ्लोटिंग होती है रिमूवल ऑफ all irregularities of concrete surface. Okay, which are left after screeding, स्क्रीड करने के बाद। और इसको करने के लिए क्या करते हैं, इट इज डन बाय वुडन प्लेट। एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उससे करते हैं। इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का बना होता है। ओके, ये हैंडल है, ये स्मूथ सरफेस है। और कौन कौन सा है, ट्रॉलिंग क्या है, ट्रॉलिंग भी ऐसे ही कुछ है जो क्या करते हैं ट्रॉलिंग में हम रिमूव एक्सेस वाटर। okay, and it is done by स्टील फ्लोर। स्टील, एक स्टील का बोलेंगे हैंडल, उसकी स्टील फ्लोर। ओके ओके ओके, इसका फिनिशिंग का मतलब वही हुआ कि हम लेवल कर दिए उसको स्मूथ कर दिए। ओके, तो स्क्रेडिंग, फिर फ्लोटिंग, फिर ट्राउटिंग, फिनिशिंग। तो रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज क्या होगा, स्क्रेडिंग हो जाएगी।
हम फ्लोटिंग में क्या करते हैं, हम इरेगुलरिटीज को रिमूव करते हैं और ट्रॉलिंग में वाटर कंटेंट को, एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच आर द फॉलोइंग मेथड बी यूज फॉर गेटिंग ए मोर वर्केबल कंक्रीट? इंक्रीज सीमेंट कंटेंट, डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशो तो नहीं डिक्रीज करेंगे, तो गलत है। एंगुलर एग्रीगेट भी नहीं यूज करेंगे, इन प्लेस ऑफ राउंडेड, गलत है। रिड्यूस द साइज ऑफ एग्रीगेट, ये भी गलत है। तो ये आंसर ए आ जाएगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट, तो क्या होगा, जो ऑयल होगा क्या होगी, वो हाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा, हाइड्रेशन नहीं होने देगा, हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट आराम से नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण क्या होगी, जो जेल वाटर होंगे, जेल पोर्स होंगे, तो जो जेल वाटर होंगे या जो जेल पोर्स होंगे वो कम होंगे, जिसके कारण क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गिव स्मूथ सरफेस, गिव मोर स्लम, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रिड्यूस द स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस द स्ट्रेंथ, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, ये आंसर। To estimate 28 days casing strength of concrete cubes from 7 day cube strength, we multiply the 7 day cube strength by, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बताया था कि जो 20 डे स्ट्रेंथ है और 7 डे स्ट्रेंथ है, 7 डे स्ट्रेंथ विल बी 2/3 ऑफ 20 डे स्ट्रेंथ। ओके, पूछा क्या है, टू एस्टिमेट 20 डे स्ट्रेंथ वी मल्टीप्लाई द 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ बाई। तो अगर मुझे 20 डे स्ट्रेंथ निकालना हो तो 7 डे स्ट्रेंथ में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कंक्रीट का पूछ रखा है, सीमेंट का नहीं पूछ रखा है। ओके, तो कंक्रीट के बारे में बता देता हूँ क्या क्या होता है। अगर सीमेंट का होता तो 30 मिनट, क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम रिफर्स टू ए स्टेज व्हेन कंक्रीट, वहाँ पे क्या था कि 5 to 7 mm सीमेंट में था, 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड, उसको पेनिट्रेट न कर पाए। ओके, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है, कंक्रीट है, व्हेन कंक्रीट मिक्स लॉसेस इट्स प्लास्टिसिटी। ओके, इनिशियल सेटिंग ये होती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट। तो क्या होता है इनिशियल टाइम, टाइम इलेप्स्ड, मतलब जो टाइम आपका बीता हुआ है, इलेप्स्ड, टाइम इलेप्स्ड रिक्वायर्ड फॉर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3.5 मेगा पास्कल। कुछ कार्ड, तो जो टाइम आपका बीता है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस 3.5 मेगा पास्कल, मुझसे बोलते हैं इनिशियल टाइम। ओके, अब कंक्रीट, और ये कितना होगा, ग्रेटर देन 1 आवर होता है, जनरली ये ग्रेटर देन 1 आवर होता है कंक्रीट का। इंसिडेंट टाइम
फ्रेश कंक्रीट शुड बी ग्रेटर देन 1 आवर। ओके, लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म से स्लम्प आपने बताया। लो वर्केबिलिटी के लिए क्या होगी, चाहिए आप देख लीजिए फटाक से टेबल में। लो वर्केबिलिटी मतलब 25 से 50 mm। ओके, 25 से 50 mm का स्लम्प है। 25 से स्टार्ट होगा, 75 mm, यही आंसर हो जाएगा। 50 तो होगा नहीं, 75 तो नहीं होगा। 25 से 50 मतलब ये आंसर। For mild and moderate exposure, okay, if 20 M4 segregate are used, minimum cement content per cubic meter of concrete must not be less than। अभी देखने पड़ेगा कि कौन सा कंक्रीट यूज करें, ये बताए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा आता है। दो प्रकार के कंक्रीट होता है, एक प्लेन कंक्रीट होता है, एक रिइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है। दोनों पढ़ सकते हैं। एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या हो गया आपके, माइल्ड होंगे, मॉडरेट होंगे, सीवियर होंगे, वेरी सीवियर होंगे और एक्सट्रीम होंगे। ये हो गया एक्सपोजर। हम रेनफोर्स कंक्रीट की बात करते हैं। ओके, आरसीसी की बात करते हैं। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो कि आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो हो जाएगी। ये बाद आ जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो 300 हो जाएगी, मॉडरेट है तो 320 हो जाएगी, 300 ही रहेगा, 320 हो जाएगा, फिर 340 हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.55 हो जाएगा, फिर 0.50 हो जाएगा, फिर 0.45 हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा और 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 तो मुझे पता है मिनिमम यूज करते हैं, M25 5 बढ़ाते चाहिए। तो पूछ रखा था आपका क्वेश्चन में कि 20 M4 सेग्रीगेट मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज करेंगे, मस्ट नॉट बी लेस देन माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर के लिए। दोनों के लिए सेम है, मैंने बताया कि 300 से कम होना चाहिए। ओके, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, फॉर द कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीजेस द वर्केबिलिटी। ओके, क्रीप इज डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन लोडिंग। तो उन्होंने बताया था कि जैसे कि वर्केबिलिटी की साइज बढ़ेगी, वो एग्रीगेट की साइज बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो सीधी सीधी बात है कि फाइनल होगा, क्या होगा, वर्केबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सही है, फाइनल सेंड मतलब फाइन एग्रीगेट वाला, और सेग्रीगेट से छोटा ही होगा, तो साइज घटा, वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी। और क्रीप एक डिफॉर्मेशन में बताया था कि कंक्रीट अंडर सस्टेन लोडिंग। ओके, क्रीप होता है अंडर सस्टेन लोडिंग के, और जो आपकी रिलैक्सेशन होती है, आपको बताया नहीं अभी मैंने, रिलैक्सेशन जो होती है आपकी, क्रीप एंड रिलैक्सेशन आपको पढ़ाना था। वो कांस्टेंट स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो क्रीप अंडर सस्टेन लोडिंग होता है। क्रीप इज द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन लोडिंग। ये दोनों ही सही है, ये आंसर हो जाएगा। स्टैटिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए कितना हो जाएगा, 5000 रूट एफ सी के। ओके, कौन सा आंसर सही रहेगा, बी।
द पर्पज ऑफ कंक्रीट कॉम्पेक्शन इज टू इंक्रीज द डेंसिटी, सही है, ये आंसर सही है। द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल इज टेकन द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, जब हम टेस्ट करते हैं तो कितनी होनी चाहिए, 3 स्पेसिमेन लेते हैं, और जो वेरिएशन होनी चाहिए द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द एवरेज। ओके, एवरेज डिस्टेंस से 15% प्लस माइनस 15% ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो 3 स्पेसिमेन लेते हैं एवरेज, और एवरेज से 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए डिस्टेंस का, ये भी याद रखिए आप, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंटेंट ये बता देता हूँ कौन कौन से आपके, लिख लीजिए। मटेरियल ऑफ परमिसिबल लिमिट एस 456/2000 ने दे रखा है कि कौन से मटेरियल हैं, उनकी परमिसिबल लिमिट क्या है। ओके, जैसे आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है, इनऑर्गेनिक कंटेंट है, फिर सल्फेट्स हैं, सल्फेट्स मतलब SO3 जैसे, फिर क्लोराइड्स है, Cl, सस्पेंडेड मैटर है। ओके, ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए कितना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये मैक्सिमम है, परमिसिबल लिमिट मैक्सिमम। इनऑर्गेनिक में 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स की 400 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड्स का 2000 लेते हैं मिलीग्राम पर लीटर। कहाँ लेते हैं, फॉर कंक्रीट वर्क नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील। ओके, जब आपका RCC नहीं हो, PCC हो, और 5000 लेते हैं मिलीग्राम पर लीटर फॉर RCC के लिए। सॉरी 5000 नहीं है, 500 से 2000। ओके, फॉर RCC के लिए। और सस्पेंडेड मैटर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2000 मिलीग्राम पर लीटर। और पीएच की बात करें तो पीएच जो होना चाहिए आपका, इसकी वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, मतलब 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो पूछा क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट मैंने अभी जस्ट बताया कितना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट फॉल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऐसा ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपका टेस्ट जब करते हैं तो 5%, जितने भी टेस्ट करेंगे उसके 5% से ज़्यादा, ये FM हो जाएगा मीन स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा FCK। तो 5% से ज़्यादा आपका जो टेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा रिजल्ट होगा, इससे नीचे नहीं आएंगे। 95% आपका जो स्पेसिमेन होंगे वो अचीव कर लेंगे FCK से ज़्यादा होंगे। ओके, ओनली 5% से ज़्यादा आपके फेल नहीं करेंगे। ओके, 95% सैंपल हैविंग ग्रेटर देन दिस, बोलेंगे 95% ऑफ द सैंपल, 95% ऑफ सैंपल हैविंग strength greater than this. This is characteristic strength. Characteristic
स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ से एक पता चलता है कि एफ एम जो है वो क्या हो जाएगा, एफ सी के प्लस में 1.65 सिग्मा। ओके, ये एफ एम है, एफ एम ज़्यादा होगा एफ सी के से, कितना ज़्यादा होगा 1.65 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू भी याद कर लीजिए, आपको बता देता हूँ। इससे अगर सिग्मा पूछे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M10, M15, M20, M25, M30, M35, या इससे आगे चलते हैं तो M10 से 20 के लिए कितना हो जाएगा, M10 20 से 25 के लिए कितना हो जाएगा, 10-15 के लिए हो जाएगा 3.5, 20 से 25 के लिए आपका 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इससे आगे चलते चले जाएंगे M40। और एक बात याद रखेंगे कि टू कैलकुलेट द सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन मिनिमम 30 सैंपल्स आर रिक्वायर्ड। कितने, 30 सैंपल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 5% ऑफ द रिजल्ट फॉल। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, ग्रेडिंग एंड टाइम ऑफ द ट्रांजिट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो मेरे ख्याल से आपका सारा आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट टाइम ऑफ ट्रांजिट का तो नहीं होता है। वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो से तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मुझे पता है। ओके, वर्केबिलिटी का वाटर सीमेंट रेशियो लेकिन ग्रेडिंग का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे ऐसा ज़्यादा वेल ग्रेडिंग होगा एग्रीगेट तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। वाटर सीमेंट रेशियो नहीं कह सकते, लेकिन वाटर कंटेंट होता है तो वाटर कंटेंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, मैंने बताया था। ओके, और टाइम ऑफ ट्रांजिट के साथ भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर होगा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्टील स्लम। अच्छा, स्लम के बारे में पूछा गया, तो स्लम का मैंने बताया नहीं है शायद, स्लम टेस्ट के बारे में। स्लम जब टेस्ट करते हैं तो इसका एक सब आपका ये आपका कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ये आपका 20 सेंटीमीटर होता है, या हाइट आपका 30 सेंटीमीटर होता है। ओके, बॉटम डायमीटर 20, टॉप डायमीटर 10 एंड हाइट 30। आंसर सी हो जाएगा। द एडिशन ऑफ CSL2 इन कंक्रीट क्या करेगा, CSL2 एक्सलेटर है, मतलब क्या करेगा, रेपिड हार्डनिंग, मतलब श्रिंकेज, डिक्रीज द सेटिंग टाइम, सेटिंग प्रोसेस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो मैंने बताया था कि सेटिंग टाइम को तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज द श्रिंकेज, डिक्रीज श्रिंकेज, इंक्रीज सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज द श्रिंकेज। श्रिंकेज के बारे में क्या होगा, एडिशन करने पे एक एडमिक्सचर है, तो मैंने बताया था कि एडमिक्सचर क्या करता है, एक्सलेट कर देगा हाइड्रेशन प्रोसेस को। तो श्रिंकेज को क्या करेगा, ये CaCl2 का श्रिंकेज इंक्रीज कर जाएगी। ओके, अर्ली स्ट्रेंथ होगा, अर्ली स्ट्रेंथ के कारण क्या होगा, श्रिंकेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज श्रिंकेज एंड डिक्रीज सेटिंग टाइम, पहला सही है, दूसरा सही है, फोर्थ ऑप्शन तो सही नहीं है। तो COD तो कट गए, और दूसरा सही है तो अपने आप पता चल जाएगा कि बी आंसर हो जाएगा। तो CaCl2 से इंक्रीज श्रिंकेज। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में और पढ़ाएंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। 1 घंटे का वैसे ही हो गया। तो इस तरह से पढ़ाने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। थैंक यू सो मच।